तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का जो एग्जाम हुआ था 6 मार्च सेकंड शिफ्ट के, उसके सभी टॉप जो 40 क्वेश्चन थे वो हम इसमें कराने का प्रयास करेंगे। तो आप देखोगे, पहले हम ये बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से आया, किस टॉपिक से आया, फिर उसमें क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है, अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे हैं वो वही बता रखे हैं जो इस क्वेश्चन से अदर फैक्ट अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 से 2% 100% सही कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें 100% एनालिसिस मिलेगा और उसके अलावा अदर ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता सेनानी और उनके नारों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उसमें 3 तो गलत थे और ये वाला सही था, जिसमें दे रखा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसके अलावा जो अदर नारे हैं वो सभी देख लो। आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1916 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और एक इंकलाब जिंदाबाद यह नारा हर्षद मोहनी ने लिखा था, जबकि इसे भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। और करो और मरो का नारा, यह नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो आप देखोगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी रेलवे के अंदर, वो पूछा गया था भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें जोड़ा गया था तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 इस लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर सर्वाधिक मात्रा में संविधान में चेंजेस हुए थे। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में कई बड़े बदलाव आए थे। इसी संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी, इसी के फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम, पूछा गया था जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इकोनॉमिक्स में आरबीआई की जो जीडीपी का जो अनुमान 2026 में लगाया गया था, जो अभी बजट आया 2026 का, उससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का क्या अनुमान लगाया है। उन्होंने लगाया है अपने 7.4%। ठीक है, जबकि आप देखोगे इसे 7.3 से बढ़ाकर 7.4 कर दिया गया था। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में है, जबकि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1900 में स्थापना हुई थी, तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो था अपने कोलकाता, लेकिन 1937 के टाइम इसका जो हेडक्वार्टर वो चेंज होकर अपने मुंबई आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो करंट अफेयर्स से पूछा गया था, और करंट अफेयर्स में CII शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII कहते हैं, साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर किया गया था। तो ये अपने नई दिल्ली में किया गया था। और CII के बारे में अदर इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यह एक गैर सरकारी निकाय है और गैर लाभकारी उद्योग के नेतृत्व वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछा गया था विज्ञान में डायलिसिस और अपहरण से, जो अपना ब्लड का जो होता है ना ऊपर नीचे जो ब्लड का रोटेशन, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपहरण, इसे डायलिसिस कहते हैं। विधि का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त के अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ और तरल पदार्थों को अलग अलग करके छानना होता है। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी या वक्र ठीक से काम नहीं करते हैं, तो यह कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछा गया था फिजिक्स के अंदर, इसमें पूछा गया कि जो बल होता है ना उसकी गणना करो। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 500 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग की गति से कर रही है, यदि ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप त्वरण याद कर लोगे तो हम 2 आएगा। ठीक है, फिर बल ज्ञात करो तो बल का सूत्र F इंटू एम ए। तो मास है अपने 5000 और त्वरण आ गया 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 10,000 न्यूटन, ये इसका बल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था केमिस्ट्री में
रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक खादों में जो डिफरेंस होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या होता है। तो आप देखोगे कि उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं, जबकि खाद पौधे और पशु अपशिष्ट पदार्थों के प्राकृतिक स्थानों से बनते हैं। जैसे आपने देखा नहीं होगा कि जो केंचुए रहते हैं, इसके अलावा जो गाय का मलवा होता है, भैंस का मलवा होता है, जो गोबर होता है ना, उसको एकत्रित करके जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है उसे जैविक खाद कहते हैं। और जबकि जो वाइट वाइट नहीं होता, जो पौधों में डाला जाता है उर्वरक, जिसे अपन कहते हैं यूरिया खाद, वो अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे हुमस खाद मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्रदान करता है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। और उर्वरक हुमस प्रदान नहीं करते हैं, उर्वरक नहीं करते हैं क्योंकि वो यूरिया में होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व में अगर आप देखोगे तो उर्वरक विशिष्ट पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में समृद्ध होते हैं, मतलब सर्वाधिक मात्रा इनकी होती है। जबकि जैविक खाद में ये पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए शरीर को हानिकारक कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पूछा गया था। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI की गणना निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें तीन तो ऐसी थी जो शामिल किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से मात्राओं को, मतलब किसके आधार पर ये किया जाता है। तीन में तो इसमें सेम था, लेकिन ये एक अलग था। तो इसमें जो सामाजिक और धार्मिक समानता, ये इसमें अलग था। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखोगे आप, देखोगे HDI के मुख्य 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम दे रखे थे और ये गलत आयाम दे रखा था। ठीक है, तो आप देखोगे जीवन प्रत्याशिता, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 7 वर्ष से प्लस लड़कियों को इसी श्रेणी में लिया जाता है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की जीवन स्तर को, इन तीनों को मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार की जाती है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक समानता को शामिल नहीं किया जाता है। इसे 1919 अर्थशास्त्री महबूबुल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो बजट के पृथक्करण से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था। तो ये अपने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखोगे तो इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वितीय शासन की प्रणाली भी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे साइंस में प्रजनन की विधि मुकुलन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश में इसे बडिंग कहते हैं। प्रश्न था हमारा निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है। सभी में मुकुलन विधि द्वारा होता है, केवल एक अमीबा है इसमें नहीं होता, यह अपवाद है, इसलिए ये आंसर है। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। हाइड्रा और यीस्ट मुकुलन के सबसे सामान्य उदाहरण है। यहाँ शरीर पर एक छोटा सा उभरा या बड़ा बनता है, बाद में अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया था दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम से। ठीक है, जिसे विबिग्योर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था हमारा दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, जिसे विबिग्योर कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें से सभी तो गलत दे रखे थे, उसमें जो सही कथन दे रखा था वो दे रखा था किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में लाल प्रकाश की गति बैंगनी से अधिक होती है। ठीक है, आप देखोगे तो विबिग्योर सबसे ज्यादा जो तरंग दे रही है वो किसकी, तो रेड की होती है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन या कहीं पर भी दुर्घटना के जो सिग्नल होते हैं हमेशा लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। वॉयलेट की सबसे कम होती है, इसलिए कभी भी इनको वहाँ नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये याद रख सकते हो हम। और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि जो बैंगनी उसकी सबसे कम होती है। बिग और रेड सबसे ज़्यादा, बिग और वायलेट सबसे कम होती है। निर्वात में सभी रंगों की गति जो होती है ना वो हमेशा समान मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि जो उनका विचलन है वो नहीं हो पाता है। अगर विचलन ही नहीं हो पाएगा तो सबकी समान मात्रा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे उदासीनीकरण से, जो विकिरा होती है ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था हमारा निम्नलिखित में से किसे जल में घोलने पर प्राप्त विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ उदासीकरण अभिक्रिया करेगा। तो वो अपने करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा। ठीक है, NOH। ठीक है, आप देखोगे तो उदासीकरण तब होता है जब एक अम्ल और एक क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे आप देखो HCl में अगर NaOH मिल गया, ठीक है, तो वो एक तो NaCl नमक नहीं बनाएगा और एक H2O पानी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था विद्युत धारा की आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में पूर्ण होने वाले चक्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये इसका जो आंसर था वो 3000 चक्र था। क्यों?
क्योंकि इसमें 50 हर्ट्ज का अर्थ होता है 50 चक्र की प्रति सेकंड वाली गति। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो कुल चक्र देख लो आप, 50 × 60 कितने? 6×5 = 30, 3000 चक्र हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था विद्युत धारा की गणना करो। ये भी अपने फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन था हमारा, यदि एक विद्युत उपकरण की रेटिंग 110 वाट और 1200 वाट और वाट है तो प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा का मान ज्ञात करो। तो इसका जो आंसर था 10.91 के लमसम था, क्योंकि आप देखो शक्ति का जो सूत्र होता है P = V × I होता है। अगर आप देखोगे तो इसको, अगर I को यहाँ इसे लेंगे तो P/V हो गया। अब आप काटोगे तो आप देखोगे जो ये गलती से मैंने 1200 ऊपर आएगा, 1200 इससे काटोगे आप तो लगभग 10.991 के लमसम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था विरंजक चूर्ण से। ठीक है, इसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसे एक ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके इंपोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे रासायनिक जो सूत्र होता है इसका जो होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखना था, गलती से लिख नहीं पाया। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अन्य उपयोग क्या हैं इसके, आप खुद भी देख लो। इसका उपयोग पीने के पानी में कीटाणु मुक्त करने में और टेक्सटाइल जैसे उद्योग शुद्धिकरणों में विरंजन चूर्ण का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो प्लाज्मा झिल्ली से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा, कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के भीतर और बाहरी पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करने का कार्य इसका होता है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये केवल चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर आने की अनुमति देती है, हर किसी को नहीं देती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन था हमारा, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर इंपोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो इसमें जो अंगूठे की जो बल की दिशा होती है, बल की दिशा बताती है, जबकि जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा मिडिल फिंगर होती है ना अपनी, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, वो धारा की दिशा को दर्शाती है। यह नियम मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य के सिद्धांत पर लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया था सादृश्य संबंध जिसे जनन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था द्विखंडन अमीबा विखंडन क्या होता है? जैसे द्विखंडन का ये अपने उसका क्वेश्चन है अपने रीजनिंग का, जैसे द्विखंडन का रिलेशन अमीबा से होता है, तो विखंडन का जो संबंध है वो किससे होगा? तो स्पाइरो ग्योरो से होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे अमीबा में बाइनरी फिशन होता है और यह एक कोशिका में 2 भागों में बढ़ जाता है, जबकि स्पाइनोगेरो एक बहुकोशिकीय शैवाल है जो विकसित होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधातु और विद्युत चालकता से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था सामान्य अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो अपने ग्रेफाइट इसका आंसर है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों होने के कारण ये विद्युत की चालन बन जाता है। इसके विपरीत हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन विद्युत का ये कुचालक होता है। ये एकमात्र है जो विद्युत का कुचालक ग्रेफाइट। ठीक है, ये पेंसिल के आ जगह नुक में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था उपकला उत्तक से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन था, शरीर में पतली और चपटी उपकला उत्तक जो विसरण के लिए जिम्मेदार होती है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये फेफड़ों की वायु कुंभिका में पाई जाती है। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं के अस्तर में भी पाया जाता है। इसकी पतली संरचना गैसों और पदार्थों को तेजी से आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा प्रथम जो क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम मुख्य रूप से किस स्थिति की व्याख्या करता है? तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में संतुलित बल और जड़त्व का नियम के पालन करता है। ठीक है, इसे जड़त्व के नियम के अनुसार भी जाना जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट में देखोगे आप, इसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में तब तक नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था नागपुर के प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन था हमारा। हमारा क्वेश्चन था महाराष्ट्र का नागपुर शहर मुख्य रूप से अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में
किसके खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये अपने कोयला और एक मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखना चाहोगे तो आप देखोगे कि नागपुर को भारत की एक ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन खनिज के मामले में यह कोयला और मैग्नीज के सर्वाधिक भंडारण के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन बताते हैं कि कहाँ से आया है, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड आंसर के बाद उससे रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आप इसलिए तो देखना चाह रहे हो एनालिसिस को कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ बने रहे। अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि उसको मैं इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।